बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंपॉर्टेंट खबरें हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा इशू था एक, उस वजह से मैं लेट हो गया और लेकिन तफसीलात आपके सामने मैं रख देता हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। ये है आज की सबसे इम्पॉर्टेंट खबर। यानी रात गए तक तो ये बात तय हो चुकी थी। सुबह जब मेरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से बात हुई फजर के बाद, तो तब भी उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये इन्फॉर्म कर दिया गया है कि इमरान खान साहब से आज मुलाकात होगी। तहरीक-ए-इंसाफ ने 3 लोगों के नाम दिए हैं। ये मुलाकात बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक मुलाकात के अंदर जा रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, जो सबसे इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं, क्योंकि आइनी तरमीम के हवाले से जो कानूनी नुकात हैं वो सलमान अकरम राजा साहब रखेंगे। इमरान खान साहब उनको बहुत संजीदगी से सुनते हैं। उसकी वजह यह है कि सलमान अकरम राजा साहब की अपनी सलाहियत भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी इमरान खान साहब ने बनाया। तो अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो हैं, उनके अलावा बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पार्टी के, और हामिद रज़ा काज़मी साहब। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई रात को, उसमें तहरीक-ए-इंसाफ ने कुछ चीज़ें तय की हैं और कुछ चीज़ें उनको बताई गई हैं। एक तो उन्हें बताया गया फजलुर रहमान साहब के हवाले से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अब हिकमत अमली क्या रखनी चाहिए। अब चंद सवालात पैदा होते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तीनों लोगों को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाएगा, या फिर किसी एक शख्स को चुनकर इमरान खान साहब से मिलने दिया जाएगा। यानी अगर खाली बैरिस्टर गौहर को मिलवाया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उन्हें यह लगता है कि बैरिस्टर गौहर अंदर से जो कुछ सुनते हैं वो बाहर आके उस तरह से नहीं बताते। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर सोच है। मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है, क्योंकि उनके लोग ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि हमें जनाब चंद लोगों पे एतबार नहीं है, जिन पे एक बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं। वो अंदर से इमरान खान साहब कोई बात अगर बताकर भेजते हैं तो वो बाहर आके उसका डांगी निकाल देते हैं, या उसको बिल्कुल नीचे ले आते हैं खान साहब के कहने को, और जिस तरीके से वो बयान करते हैं उसका फ़ायदा ही नहीं रहता। अब जो चीज़ें तय हुई वो ये हुई कि बाहर आने के बाद जो प्रेस टॉक है वो सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब करेंगे, ना वो प्रेस टॉक बैरिस्टर गौहर करेंगे, ना वो हामिद रज़ा काज़मी साहब करेंगे, ना कोई और करेगा। ये प्रेस टॉक सलमान अकरम राजा साहब करेंगे। लेकिन क्या सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाएगा? अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक तो नहीं पता, लेकिन इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब अपनी ज़मानत के लिए अदालत में गए हुए हैं, क्योंकि कोई भी शख्स जिसकी बेल ना हुई हो, उसके ऊपर मुकदमा हो, उसको फिर जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। ख़ासतौर पर इमरान खान साहब से तो बिल्कुल ही मिलने नहीं देते। तो सलमान अकरम राजा साहब को अपनी बेल करवानी पड़ेगी फ़ौरी तौर पर, और बेल करवा के उनको फ़ौरन जाना पड़ेगा ये बता के कि जनाब मेरी बेल हो गई है और मैं आ गया हूँ, अब जेल में मिलने के लिए मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान साहब के सामने क्या रखना है, ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी में रात को चीज़ें क्या डिस्कस हुई। तहरीक-ए-इंसाफ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें ये ब्रीफिंग दी गई, और कुछ झगड़ा भी हुआ चंद लोगों का। यानी जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए उनको ताने दिए गए पाकिस्तान में मौजूद लोगों की जानिब से कि जनाब आप पाकिस्तान आए ना, फिर बाहर बैठ के बातें करना बड़ा आसान है, ये कहा गया। तो इस पे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बाहर मौजूद लोग हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जनाब आप ये वाली सहूलतें जो आपको पाकिस्तान में मैसर हैं ये आप हमें भी ले दें, हम आ जाते हैं पाकिस्तान। आप आज़ाद भी फिरते हैं, आप इंजॉय भी कर रहे हैं, आप लंदन भी जाते हैं, यूरोप भी जाते हैं, आप अमेरिका भी जाते हैं, आपका जब दिल करता है जिस मर्जी मुल्क में चले जाते हैं, आपके नाम ECL में मौजूद नहीं है। हमें तो निशान इबरत बनाया गया है और हमारे पीछे तो रियासत हाथ धोकर पड़ी हुई है। तो आप में और हम में फ़र्क है, आप ये फ़र्क ख़त्म कर दें, हम पाकिस्तान अभी आ जाते हैं। और अगर पाकिस्तान आकर हमने गिरफ़्तार होना है या किसी ज़िंदान में चले जाना है तो इससे बेहतर नहीं है कि हम पार्टी के लिए काम करते रहें। और अगर पाकिस्तान आकर हमने फौरी तौर पर कहीं अगवा हो जाना है और लंबे अरसे तक पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया, तो इससे बेहतर नहीं है कि हम बाहर बैठ के काम करते रहें। कम से कम बोलते तो रहेंगे, कम से कम पार्टी के लिए कुछ ना कुछ बाहर बैठ के तो कर रहे हैं। यानी जो लोग बाहर मौजूद हैं आपने उन्हें देखा नहीं। अब यानी जुल्फ़ी बुखारी अगर पाकिस्तान में होते तो किसी काम के ना होते, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर हैं और दुनिया का कोई मुल्क उन्होंने छोड़ा हो जहाँ पे उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज़ ना उठाई हो। कासिम सूरी जब से गए हैं वो एक के बाद एक बाहर से एक्टिविटीज़ करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो एहतजाज को लीड करते हैं, पार्टी के लिए फंडिंग बेशुमार चीज़ें वो कर रहे होते हैं। इसी तरह जो शहबाज गिल है वो इतनी बड़ी आवाज़ बन गए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो अगर पाकिस्तान में होते तो ये आवाज़ ही ना होती।
तो ये चीज़ें सबको समझनी पड़ेंगी कि हर एक का एक जैसा काम नहीं होता, सबको अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करना होता है, और सबके लिए हालात एक जैसे होते भी नहीं हैं, सबके लिए मुश्किलात अलग अलग होती हैं। तो बहरहाल ये वहाँ चीज़ें हुई, और जो चीज़ें तय पाई उनमें एक चीज़ ये है कि बताया गया कि फजलुर रहमान साहब कुछ कमज़ोर और ढीले पड़ते हुए दिखाई दिए। उसकी वजह ये बताएगी कि फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जनाब मेरे मुसव्वदे के बहुत करीब पहुँच गई है हुकूमत, चंद चीज़ें छोड़ के बाकी चीज़ों पर इत्तफाक़ राय हो गया है, अब मेरी पार्टी के बंदे भी तोड़ दिए गए हैं, अगर मेरी पार्टी के बंदे तोड़ कर वो आइनी तरमीम करवा लेते हैं तो मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो फजलुर रहमान साहब की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाह रहे हैं कि अब मिलकर ये आइनी तरमीम कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ का इशू ये है, उन्होंने कहा जी ये चीज़ें तो इमरान खान के सामने रखनी पड़ेगी। तो फिर फजलुर रहमान साहब ने बात की गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट बार बार जाती है फजलुर रहमान साहब के पास, तो जब गवर्नमेंट से बात की गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी कर लें, करना चाहिए, इमरान खान से भी मुशावरत कर लें। अब इमरान खान साहब से मिलने के लिए ये लोग जा रहे हैं। तय ये पाया है कि सलमान अकरम राजा साहब बाहर आके बात करेंगे, बैरिस्टर गौर बात नहीं करेंगे। नंबर 2 तय ये पाया है कि फजलुर रहमान साहब के बारे में इमरान खान का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि फजलुर रहमान साहब का जो कल का रवैया था मुलाकात में, उससे कुछ शुबा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि शायद फजलुर रहमान साहब कमज़ोर पड़ रहे हैं, और उन्हें ताकतवर हलकों की जानिब से पैगाम भी दिया गया है कि मौलाना साहब ये फ़ायदा आप भी ले सकते हैं, आपके लोग भी ले सकते हैं, तो आपने फ़ायदा नहीं लेना तो आपके लोगों ने ले लेना, आईनी तरमीम तो हमने करवा लेनी है जैसे तैसे करके, मार धाड़ करके। अब ये है अब तक की सिचुएशन। अब आ जाए कि इमरान खान साहब कहाँ खड़े। देखें इमरान खान साहब तो इस असम्बली को ही नहीं मानते, वो कहते हैं जी जाली फार्म 47 की ये असम्बली है, इनके पास तो आईनी तरमीम क्या, ये तो कानून साजी करने का इख्तियार नहीं रखते, इनके पास तो सादा अक्सरियत नहीं है, 2/3 अक्सरियत तो मेरे पास है, इमरान खान साहब ये समझते हैं। तो इमरान खान साहब कहाँ खड़े हुए, वो खड़े हुए 4 तारीख पे। 3 अक्टूबर को उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि जनाब आपने इस्लामाबाद एहतजाज करना है, लाहौर एहतजाज करना है, डी चौक पे पहुंचना है और एहतजाज को जारी रखना है। उन्होंने पूरा एक प्लान दिया था इंतज़ार पंजूता साहब को, और उन्होंने उस प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना था। उन्होंने पार्टी को बताया भी, पार्टी के लोगों ने गुस्सा भी किया कि जनाब ये आप क्या प्लान लेकर आ गए इमरान खान से, हम एहतजाजों के लिए रह गए। इस तरह की बातें लोगों ने की हैं। वक्त आने पे उनके नाम इंतज़ार पंजूता साहब खुद बताएंगे आपको, या ये चीज़ें खुल जाएंगी आने वाले वक्त में। मुझे पंजूता साहब ने कहा था कि आपने अभी नाम नहीं लेना, मैं तो सिर्फ इसलिए ये खबर दे रहा हूँ कि वो उस आदमी के साथ ज़्यादती बहुत बड़ी हो गई। 10 दिन हो गए हैं, अब 11वां दिन है, इंतज़ार पंजूता साहब का पता ही नहीं चल रहा। उनका भाई कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी इधर फ़ोन करता है, कभी वहाँ से पता करता है। वो बेचारे डबल परेशानी, अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इमरान खान साहब के मुकदमे भी लड़ रहा है, अपने भाई को भी ढूंढ रहा है, कितनी बड़ी ज़्यादती है। तो वो इंतज़ार पंजूता, उसको तो गायब भी कर दिया गया, तो प्लान तो चला गया कहीं और। इमरान खान साहब उसी प्लान पे बैठे हुए हैं जो 4 तारीख को हुआ था। वो तो इनकलाब लेकर आ रहे थे, और इमरान खान साहब का प्लान ये था कि किसी सूरत भी आईनी तरमीम के ऊपर एक कदम आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन इस्लामाबाद में क्या हुआ, डी चौक में क्या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्या हुआ इस्लामाबाद में, फिर अली अमीन गंडापुर साहब दूसरी मरतबा गायब हो गए, वो क्या हुआ, फिर वो वापस आके उन्होंने एक अजीबोगरीब कहानी सुना दी कि वो पहाड़ियाँ क्रॉस करते रहे। वो अजीबोगरीब है, वो तो समझ से बाहर है। अब ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब तो वहाँ खड़े हैं, ये आईनी तरमीम, मुसव्वदे, मीटिंग्स, कमेटियों में बैठना, ये तो इमरान खान की पॉलिसी नहीं थी। अब जब उनके सामने मुसव्वदा जाएगा तो मेरी परसेप्शन ये है, मुझे जो आइडिया है वो ये है कि इमरान खान साहब इस तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है। और अगर सलमान अकरम राजा साहब उन्हें मना भी लेंगे तो चंद चीज़ों का हिस्सा तो वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये जो 5 जजेस की बात की जा रही है ना, ये बड़ी खौफनाक बात है। इस पर हामिद खान साहब ने अपना एक रिएक्शन भी दिया, वकला ने भी दिया। वकला कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह हमारे आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, हम इनके अलावा नहीं मानते हैं। और आईनी तरमीम करनी है तो 26, 27, 28, 29 तारीख को कभी भी करने, बाद में ये 25 से पहले करना इसलिए ज़रूरी है कि काजी फ़ायद ईसा साहब इसको सपोर्ट करेंगे, और 25 से पहले करना इसलिए ज़रूरी है कि अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाया जा सके। मंसूर अली शाह साहब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को कबूल नहीं है, और मंसूर अली शाह साहब मेरिट के ऊपर, सीनियरिटी की बेस के ऊपर एक जज के तौर पे आ रहे हैं। अब मामला ये है कि अगर 5 में से चुनना है तो चुना जाएगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को। अब हामिद खान साहब ने कहा कि अमीनुद्दीन खान जैसे चमचे को चौथे नंबर से उठाकर चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे, ये भी उन्होंने कहा। फिर वकला ने फजलुर रहमान साहब को बताया, फजलुर रहमान साहब को वकला ने आगाह किया, उन्हें कहा
कि हम जजों की तकर्री के तरीक़ाकार को तब्दील नहीं होने देंगे। यानी जज जैसे पहले तकर्री होती है सीनियरिटी बेस पे, वही रहेगी। देखिए ना, अगर आपने 5 जजों में से एक को चीफ जस्टिस बनाना है तो जो टॉप के 5 जजेस हुआ करेंगे ना, वो हर वक्त हुकूमत को खुश रखने के चक्कर में रहा करेंगे। वो हुकूमत को फ़ोन कर करके पूछते रहा करेंगे, सर कोई हुक्म बताएं, क्या काम करना है। हर जज अपने आप को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा वफादार साबित करने की दौड़ में लग जाएगा। हर जज ये कोशिश करेगा कि मैं दूसरे जज से सबकत ले जाऊं सियासतदानों से वफादारी में, ताकि सियासतदान जब भी फैसला करने बैठें कि 5 में से कौन चीफ जस्टिस होगा तो मेरा कुरा निकल आए, मेरा नाम निकल आए। तो ये होगा उस वक्त मेरिट। अभी तो ये ना सीनियरिटी की बेस के ऊपर, और मेरिट पे भी इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो एक टॉप के जज हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है जिस तरह के उन्होंने फैसले दिए हैं। कादी फ़ायद ईसा साहब तो बहुत पीछे रह जाते हैं, लेकिन बिलावल ने बड़ी तारीफ़ें की अपनी तकरीर में। अच्छा, अब नंबर्स पे आ जाएं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पार्टी के अंदर मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा जी हमारे कुछ लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हुए हैं, और हो सकता है कि फजल रहमान के बगैर भी या फजल रहमान के साथ भी ये नंबर पूरे करने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि अब MNAs और सेनेटर्स कंप्रोमाइज़ हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिनके ऊपर बेतहाशा जुल्म हुआ वो कंप्रोमाइज़ नहीं हुए। कंप्रोमाइज़ वो हुए जिनके ऊपर जुल्म नहीं हुआ, यानी रोकड़ा चला, पैसे के लिए कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो हुकूमत की जानिब से सेनेटर्स और कौमी असम्बली के मेंबर्स जिन्होंने वोट डालने हैं, वहाँ हामिद रज़ा काज़मी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि 9 लोग, कोई कह रहा है 7 लोग, ये वोट नहीं डालेंगे। वो ये कह रहे हैं कि वो तरमीम के हक़ में वोट नहीं डालेंगे, हुकूमत के वोट टूट चुके हैं। एक तरफ तो हामिद रज़ा काज़मी साहब ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल कमेटी के अंदर बताया गया है कि कुछ वोट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के भी टूट चुके हैं, और अभी मुकाबला बड़ा सख्त है। अब बिलावल ने तकरीर करते हुए जो है वो अपनी वालदा की सियासत को दफन कर दिया। और कब दफन किया? 18 अक्टूबर को, जब कारसाज में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर हमला हुआ था, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए अपने बेशुमार कारकुनों की उस दिन कुर्बानी दी थी। उस दिन बिलावल ज़रदारी जो जमहूरियत के चैम्पियन बने फिरते हैं, बिलावल ज़रदारी के आप अल्फाज देखें, ये ब्रूट मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, यानी वो ब्रूटैलिटी की बात कर रहे हैं, ब्रूट मेजॉरिटी की बात करेंगे। जनाब हमने हर हाल में, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा ना, मिसाल के तौर पे, तो टेढ़ी उंगली से मैं निकालूंगा। यानी बंदे खरीदने पड़े, टॉर्चर करना पड़ा, अगवा करने पड़े, कुछ भी करने पड़े, अगर ये अपोजिशन हमारा साथ नहीं देती तो हम सारे गंदे हथकंडे अपनाएंगे। अब ये लेवल है बिलावल ज़रदारी का, और यहाँ तक पहुँच गए सिर्फ इसलिए कि उनको एक छनकना दिया गया बजाने के लिए कि आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो मैं बिलावल को बता देता हूँ कि जिन्होंने आपको ये आसरा दिया ना कि आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जाएगा, वो निजी महफिलों में आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको कभी भी सीरियस नहीं लेते। अभी उन्होंने आपको इस काम पर लगाया हुआ है। अब बिलावल ने बड़ी तारीफ़ें की कादी फ़ायद ईसा साहब की, और जिस तरह तारीफ़ें की उससे तो अंदाज़ा होता है कि वाकई कादी साहब ने ऐसी खिदमत सर अंजाम दी हैं कि पीपल्स पार्टी उनसे बहुत खुश है। लेकिन अगर आप हक़ाइक़ देखें तो इंसानी हकूक़ की पाकिस्तान की तारीख़ में बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब के दौर में हुई, और नाइंसाफ़ियाँ भी हुई। अब कुछ लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं, टाइमिंग का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो वज़ाती नोट आया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सवालात पूछे थे, उनका जो जवाब आया वज़ाती नोट, वो कहते हैं टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने आईनी तरमीम करनी थी, साथ ही जो है वो ये वज़ाती नोट आ गया। तो मामला ये है कि टाइमिंग तो 63A की भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जब 63A के ऊपर कादी फ़ायद ईसा साहब ने फौरी तौर पे अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाया और नज़रसानी के अंदर ये इजाज़त दे दी कि जिसका मर्ज़ी वोट ले लो, उसके बाद से लेकर अब तक पूरे मुल्क में कोहराम मचा हुआ है। कभी MNA उठाए जा रहे हैं, उनके बच्चे उठाए जा रहे हैं, उनकी बीवियाँ उठाई जा रही हैं, उनकी बहुएँ उठाई जा रही हैं, तबाही फेरी हुई है, बेटियाँ उठाई जा रही हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद ये कादी साहब ने भी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कादी साहब की जो बल्ले के निशान वाली टाइमिंग थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इलेक्शन से बिल्कुल पहले उन्होंने बल्ले का निशान एक जमात से ले लिया था, ताकि उसके बाद निशान ही नहीं होगा, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेंगे। अब नंबर गेम जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है। अख्तर मेंगल साहब दुबई से इस्लामाबाद आ गए हैं। उनके आने से जो उनके 2 सेनेटर हैं, कासिम साहब और नसीमा साहिबा, इन दोनों को थोड़ा हौसला मिलेगा। देखना यह है कि अख्तर मेंगल साहब अपने लोगों के लिए क्या हासिल कर पाते हैं। अगर तो देखें इस आईनी तरमीम के बदले में वो अपने बहुत सारे लोगों को आज़ाद करवा लेते हैं जो जबरी तौर पर गुमशुदा हैं या लापता हैं, तो फिर तो उनके लिहाज से तो एक कामयाबी है। लेकिन इस आईनी तरमीम में जो चीज़ें होने जा रही हैं ना, वो बड़ी खौफनाक है। शुगर कोटेड करके ना इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई हैं।
इसके अंदर ऐसी चीज़ें भी हैं जिसका फ़ायदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को होगा, जिसका फ़ायदा पीडीएम की जमातों को होगा, और जिसका शदीद नुकसान पाकिस्तान में जमहूरियत को होगा। और जमहूरियत की दावेदार या जमहूरियत मांगने वाली जो सियासी जमातें हैं, जमहूरियत पर चलने वाली सियासी जमातें हैं, उन सब को इसका नुकसान होगा, चाहे कल को PMLN को हो रहा हो या पीपल्स पार्टी को हो रहा हो। फ़िलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जितने भी MNAs अब वोट डालेंगे वो पैसे की वजह से डालेंगे, वो ज़्यादती और जुल्म की वजह से नहीं डालेंगे। तो हामिद रज़ा काज़मी साहब ने बड़ा क्लियरली एक बात कह दिया और उन्होंने ये कहा कि जनाब जो भी डालेगा फिर वो जाने और अवाम जाने, यानी वो फिर खुद ही भुगतेगा जो भी डालेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी ऐसे किसी शख्स को जो है वो आइंदा सियासत के अंदर जीने का हक़ देंगे। बहुत बुरे हालात हो जाएंगे उन लोगों के लिए और उनके ख़ानदानों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए कि लोग हमेशा याद रखेंगे कि इसने गद्दारी की थी, उस वक्त गद्दारी की थी जब खड़े होने की ज़रूरत थी। और ये उसी तरह लोग याद रखेंगे जब पाकिस्तान बन रहा था तो कुछ गद्दारों के नाम आज भी लोग याद रखते हैं। तो इसी तरह क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में है तो जो लोग गद्दारी करेंगे उनके नाम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। अच्छा, इसमें एक ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये शुएब शाहीन साहब की है। वो ये कहते हैं कि 26वीं आर्मी तरमीम अवाम और मुल्क के हुकूक पर गासबाना कब्ज़ा है। बहू बेटियों और बच्चों को उठाकर तशद्दुद का निशाना बनाना और इमलाक को नुकसान पहुँचा कर कहते हैं कि आइनी तरमीम हो रही है। क्या ये महज़्ज़ब मुल्क कहलाने के लायक है? शुएब शाहीन साहब का ये ट्वीट था, मैंने आपको बता दिया। देखते हैं कि इमरान खान साहब जेल से क्या पैगाम भेजते हैं। लेकिन पार्टी ने तय किया है और इमरान खान साहब को उन्होंने कहा मशवरा भी दीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए आप कोई पैगाम ना भिजवाएं अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी आइनी तरमीम रास्ते में और फजलुर रहमान साहब का कोई पता नहीं कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार कर लें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।